हेलो एवरीवन, आई एम साहिला और आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक है। टेक्निक मीन्स होती है तरीके, तरकीबें, जिनसे कि हम मैनेजमेंट को ज़्यादा एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स गेन कर सकते हैं। अब अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में समझना चाहें तो स्ट्रैटेजी प्लस मैनेजमेंट इक्वल्स टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। यानी स्ट्रैटेजीज आप जानते हैं, स्ट्रैटेजी क्या होती है? तरकीब। जब हम कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बहुत सारे मेथड्स निकालते हैं। उन मेथड्स में से जो हमें बेस्ट लगता है उस मेथड को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वही होता है हमारी स्ट्रैटेजी। वो हमारा तरकीब, तरीका होता है जिससे कि हम उस गोल को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं। तो दिस इज सिंपल स्ट्रैटेजी। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, अलग अलग फंक्शंस इसमें इंक्लूड करे जाते हैं। तो ये सारे फंक्शंस जो हम परफॉर्म करते हैं उन सारे फंक्शंस का कॉम्बिनेशन मैनेजमेंट है। और ऑब्वियस सी बात है कि हम मैनेजमेंट परफॉर्म क्यों करते हैं? हमारे गोल को अचीव करने के लिए। तो जब हम अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं और उस मैनेजमेंट में हम स्ट्रेटजीज को भी इंक्लूड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यानी यहाँ पर जैसे आपको फर्स्ट डेफिनेशन में दे रखा है, जो रिचर्ड बी रॉबिन्सन और जॉन ए पीच ने डेफिनेशन दी। इन्होंने कहा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस। ये बहुत सारे डिसीजंस और एक्शन का एक कॉम्बिनेशन है, रिजल्टिंग इन, जिससे कि क्या बनता है? फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज। बहुत सारे डिसीजंस और बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म करने की वजह से हमें अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्म करने का और इम्प्लीमेंटेशन करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलता है, which is designed to achieve the objective of organization, जिसकी हेल्प से अब हमारे गोल्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के अचीव कर पाते हैं। यानी यहाँ पर हमारा सेंटर या फोकस क्या है? ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे सेट करें, कैसे अचीव करें, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेट्स होते हैं, लेकिन सारे अल्टरनेट्स इक्वल नहीं होते। किसी में कुछ बेनिफिट्स होते हैं, किसी में कुछ लॉसेस होते हैं। तो हम उन सबको कंपेयर करते हैं, यानी बहुत सारे डिसीजंस में से जो हमें बेस्ट लगता है हम उसको चूज़ करते हैं। चूज़ करने के बाद में उसके हिसाब से पूरी स्ट्रेटजी की डिज़ाइनिंग करते हैं, उस डिज़ाइनिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करने के बाद हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो सिंपल सी बात हो गई। मैनेजमेंट के थ्रू जब हम ये स्ट्रैटेजी का फॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे होता है, इट मीन्स स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड डिस्क्राइबिंग द स्ट्रैटेजीज so the managers can achieve the better performance and get better competitive advantage for the organization. Strategic management और कुछ नहीं, वो तरीके हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिनको हम पता लगाते हैं, जिनको हम निकाल के लाते हैं, वो तरकीबें। एंड डिस्क्राइबिंग द स्ट्रैटेजीज, जिससे हम अपनी स्ट्रैटेजीज को डिस्क्राइब कर पाते हैं कि हमें कैसे चीज़ें अचीव करनी है। क्या अचीव करना है? इसका आंसर तो हमारा ऑब्जेक्टिव। कैसे करना है? इसका आंसर है स्ट्रैटेजी। सो मैनेजर्स ये डिसाइड कर पाएँ कि उनको क्या, कैसे अचीव करना है ताकि वो बेटर परफॉर्मेंस दे सकें और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकें। अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की, तो आपको पता है मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी फर्म्स हैं। जब ये फर्म्स को हम कंपेयर करते हैं या उनके प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हैं तो काफ़ी हद तक ये प्रोडक्ट्स सिमिलर होते हैं। क्वांटिटी, क्वालिटी, इनके प्रोडक्ट्स के फीचर्स बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन हर फर्म कंपटीशन में आगे नहीं होती, फर्स्ट पोजीशन भी नहीं होती। जैसे कि इन सारी फर्म्स में से बी फर्म को हम अज्यूम कर लेते हैं, ये कंपटीशन में आगे है। तो सब जब प्रोडक्ट सेम दे रहे हैं, उनकी क्वांटिटी, उनकी क्वालिटीज़, उसके फीचर्स, उसका प्रमोशन, उसकी एडवर्टाइजिंग, सब कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन तब भी कोई फर्म्स ही होती हैं जो आगे होती हैं और बाकी फर्म्स उनके पीछे होती हैं नेक्स्ट पोजीशंस पे। तो वो जो फर्म बेस्ट पोजीशन पे है उसने कोई तरीका, कोई तरकीब ऐसी लगाई होगी जिससे कि वो इस कंपटीशन में आगे बढ़ गई। उसको कंपटीशन में आगे बढ़त दिलाने वाली चीज़ को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हर फर्म के लिए उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अलग अलग होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं
कुछ फर्म्स के लिए उसके प्रोडक्ट ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होते हैं। जैसे कि कोई फर्म ने ऐसा प्रोडक्ट दे रखा है जो दूसरा प्रोडक्ट ऑफर नहीं करता, दूसरा कंपनी वो प्रोडक्ट ऑफर नहीं करती है, तो ये उस कंपनी के लिए, उस फर्म के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाएगा। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कोई फर्म है जो आपको वो क्वालिटी दे रही है, वो क्वालिटी हमें दूसरी कंपनी, दूसरी फर्म नहीं दे रही, तो उसकी क्वालिटी, उसकी मेंटेनेंस ही उस कंपनी के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाएगी। इसी तरीके से कुछ फर्म्स के लिए उसके ह्यूमन रिसोर्स उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि सब चीज़ें, सारी ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज, असेट्स, फाइनेंस के सोर्सेज सब सेम हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हो सकते हैं। आप ये कहिए कि टेक्नोलॉजी भी सेम ले आई है, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने की टेक्नोलॉजी भी सेम ले आई है, लेकिन क्या चीज़ है जो यूनिक है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो है उसका ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, और आपका जो दिमाग है, जो उससे आइडियाज़ निकल रहे हैं, जो उससे स्किल्स हैं, उसके आइडियाज़ निकल के आ रहे हैं, वो आइडियाज़ इररिप्लेसेबल होंगे, वो न्यू होते हैं, वो यूनिक होते हैं। और इसीलिए हमने देखा होगा वो फर्म्स जो सक्सेस गेन करती हैं, जो बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रही होती हैं, वो किसी प्रोडक्ट या किसी और फीचर की वजह से नहीं, बल्कि उसकी ह्यूमन रिसोर्स की वजह से हो रहा होता है। क्योंकि आप सब कुछ सिमुलेटेड भी ला सकते हैं कॉम्पिटिटर्स के, लेकिन आपके जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आइडियाज़ निकाल के ला रहे हैं अपने दिमाग से, उन ह्यूमन रिसोर्स को आप कॉपी नहीं कर सकते, उन ह्यूमन रिसोर्स को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो कई फर्म्स के लिए उसका ह्यूमन रिसोर्स, कई कंपनीज़ के, जैसे हम कहते हैं चेयरपर्सन, वहाँ के CEOs जो होते हैं, वहाँ के जो मेन डायरेक्टिंग मैनेजर्स होते हैं, उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। उनके दिमाग, उनके आइडियाज़ ब्रिलियंट होते हैं, ठीक है, और उनके दिमाग, उनके ब्रिलियंट आइडियाज़ की वजह से ही फर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करती है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी सिंपल सी बात हो गई, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, टॉप लेवल में बैठने वाले लोगों का काम है, ठीक है। एक बात क्लियर हो गई कि टॉप लेवल, क्योंकि सारे डिसीजंस लेता है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? बंडल ऑफ डिसीजन है, ठीक है, बंडल ऑफ डिसीजन, बहुत सारे डिसीजंस, बहुत सारे एक्शंस एक साथ लिए जाते हैं, उसमें से बेस्ट को चूज़ करा जाता है, सब ऑब्जेक्टिव्स बनाने, सब मेथड्स को सिलेक्ट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं बंडल ऑफ डिसीजन। बहुत सारे डिसीजंस हम लेते हैं। नेक्स्ट, ये काम करता कौन है? टॉप लेवल करता है। टॉप लेवल का काम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करने का। क्यों करा जाता है? ताकि हम बेटर परफॉर्मेंस कर सकें और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकें, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन में, लंबे टाइम तक हम सरवाइव रख सकें और कंपटीशन में आगे रख सकें, प्रॉफिट गेन कर सकें। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉफिट गेन नहीं करेगी तो लॉन्ग रन तक सरवाइव नहीं कर सकती। अपने बिजनेस को स्टेबलाइज करना एज वेल एज उसमें ग्रोथ करना, इसके तरीके निकालना ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको देख सकते हैं, इट इज़ अ बंडल ऑफ डिसीजन, जहाँ पे मैनेजर्स इसको, एक्शंस को परफॉर्म करते हैं और उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही हमें रिजल्ट्स निकल के आते हैं। अब तीसरी चीज़ जो हम यहाँ पे देखेंगे वो है, इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है। स्वॉट एनालिसिस किसके बेसिस पे करते हैं? एनवायरनमेंट को स्कैन करके। जब हम इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं तो आपको मैंने पहले बताया बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, ठीक है। ये बेसिकली 5 फैक्टर्स हैं। ये 5 फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि जनरल फैक्टर हैं और सारी फर्म्स पे इक्वली ये असर डालते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स को जब हम स्कैन करते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, सॉल्यूशंस हमें निकल के आते हैं, तो कई प्रॉब्लम्स भी निकल के आती हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब हम गेन करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम जब एनालाइज करते हैं तो उसी को हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। इन इन्वायरमेंटल स्कैन के बेसिस पर हमें हमारी स्वॉट का पता चलता है। अब स्वॉट क्या होता है? स्ट्रेंथ, यानी हमारी ताकत, W वीकनेस यानी हमारी कमज़ोरी, ठीक है, O अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये वो मौके जिससे हमें आगे ग्रोथ मिलेगी या प्रॉफिट मिलेगा। T थ्रेट्स, थ्रेट्स मतलब डर या धमकी या वार्निंग, जिससे हमें आगे कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है।
तो SWOT स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। जब हम ये इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, हमारा इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल और लीगल, ये सारे फैक्टर्स को जब हम स्टडी करते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है, सोशल कंडीशन क्या चल रही है, सोसाइटी किस चीज़ को पसंद कर रही है, पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हैं, किस चीज़ पर हमें टैक्स कम देना पड़ रहा है, किस चीज़ पर टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, किन चीज़ों पर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीज़ें हमारी सब्सिडीज़ दे रही है, गवर्नमेंट किस बिज़नेस को सपोर्ट कर रही है, किस पर सख्तियाँ ज़्यादा हो रही हैं। तो ये सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स। टेक्निकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी इस टाइम पे कौन सी चल रही है, किससे ज़्यादा ग्रोथ है, किस में ज़्यादा डिमांड है। लीगल फैक्टर्स, लॉज क्या क्या बन गए हैं, जैसे GST वगैरह नए लॉ बने हैं, तो उसका हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे जब आप फैक्टर्स स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं तो हमें पता चलता है हमारा SWOT, यानी उन फैक्टर्स के बेसिस पर हमें ये पता चलता है अभी हमारे बिजनेस को कंपेयर करने पर कि हमारे बिजनेस में क्या स्ट्रेंथ है, क्या ताकत है, क्या काबिलियत है जिससे हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। वीकनेस, क्या कमियां हैं जिनकी वजह से हमें लॉस उठाना पड़ सकता है। अपॉर्चुनिटीज़, आने वाले टाइम में क्या क्या डिमांड होंगी हमारे बिजनेस के लिए, क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या अवसर आ सकते हैं जिनको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़। एंड थ्रेट्स, नई फर्म आ रही हैं, नई MNCs खुल रही हैं, जब कंपटीशन बढ़ेगा तो हमारे बिजनेस के लिए थ्रेट होगा, नुकसान होगा, वार्निंग होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। यानी पहली चीज़ हमने क्या करा, इन्वायरमेंट स्कैन करा। दूसरा चीज़, उसका रिजल्ट क्या आ गया, हमें SWOT एनालिसिस पता चल गया हमारी फर्म के लिए। अब तीसरी चीज़ हमें क्या करनी है, हमें इसके लिए बचाव बताना है, या फिर हमारी जो काबिलियत है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, उसके बेसिस पे लड़ाई आगे लड़नी है। ठीक है, तो हमें हमारी स्ट्रेंथ को कैसे यूज़ करना है अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। ठीक है, और कौन सी हमारी वीकनेस है जो हमारी थ्रेट्स को आगे बढ़ाएंगी। इन दोनों ही चीज़ों के लिए हमें हमारी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि हमारी क्या काबिलियत है, स्ट्रेंथ क्या है, उसके बेसिस पर हम अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारी क्या वीकनेस है, उनकी वजह से हमें क्या थ्रेट्स हो सकते हैं और उनसे बचे कैसे। क्योंकि जैसे आप देखते हैं कोई हम गेम खेलते हैं तो उस गेम में भी दो पार्ट होते हैं, एक आप अटैक करते हो और एक आप डिफेंड करते हो। ठीक है, दो चीज़ें करते हो ना, या तो आप अटैक करते हो या आप डिफेंड करते हो। अगर आपके पास ताकत ज़्यादा होती है तो आप अटैक करते हो, या फिर आपको मौका ऐसा लग रहा होता है कि इस टाइम पे मुझे अटैक करना है तो आप अटैक करते हो। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, जिस काबिलियत के बेसिस पर आप अटैक कर सकते हैं। और डिफेंड, बचना कहाँ है, अगर आपको ये नहीं पता तो भी आपका गेम ओवर हो जाता है। ठीक है, आप अटैकिंग पोजीशन पे ही नहीं रह सकते, आपको कभी कभी डिफेंड भी करना पड़ता है। तो ये डिफेंड कैसे करना है, हमारी कमियां कहाँ हैं, वीकनेस कहाँ हैं, उनसे हमें क्या थ्रेट हो सकते हैं, उससे हम कैसे बचें या अपने आप को कैसे बचाएं, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रैटेजी बनाना पड़ती है। तो स्ट्रैटेजी हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट सभी चीज़ों के लिए करते हैं। ओके, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, चारों चीज़ों को डील करना होता है स्ट्रेटजिकली। सो वी कैन यूटिलाइज द स्ट्रेंथ, हम अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करते हैं, वीकनेस को, कमज़ोरी को कम करते हैं, मेक यूज़ ऑफ राइजिंग अपॉर्चुनिटीज़, आने वाले अवसर, मौक़ों को हम यूटिलाइज करते हैं, एंड शुड नॉट इग्नोर थ्रेट्स, और थ्रेट्स को नहीं भूलना होता, इग्नोर नहीं करना होता, उससे कैसे बचें, या फिर जब ये थ्रेट आएगा तो हम कैसे डील करेंगे ताकि हमारा जितना नुकसान होता उतना ना हो। अगर हमें पता है कि हमने लेट्स सी की क्रॉप, फसल जो है वो हमने कल्टीवेट करी, वहाँ पर हमने 100% हमारा क्रॉप का फील्ड पर हमारा क्रॉप का सीड पड़ा हुआ है, जैसे हमने जो भी क्रॉप हमारी कल्टीवेट करी। अब अगर हमें पता है कि हमारी फसल जो है वो कट चुकी है, फसल निकल चुकी है, फील्ड पर है और बारिश आने वाली है, अगर हम उसको पड़ा रहने दें क्योंकि हमारे पास कोई वेयर हाउस नहीं है, कोई स्टोर करने के लिए जगह नहीं है, तो ये सिंपल सी बात है, अगर बारिश आएगी तो हमारा 100% जो क्रॉप है उसका लॉस होगा। ये हमारे लिए थ्रेट है, बारिश आना। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि हमारे पास वेयर हाउस नहीं है तो हम कुछ ऐसा तरीका निकालें, या तो हम इसको टाइम से पहले सोल्ड आउट करें, या फिर हम इसके ऊपर कुछ इसको कंटेन करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस निकाल लें, कुछ हम इनको किसी जगह पर स्टोर कर सकते हैं तो वहाँ स्टोर कर दें, या फिर बारिश आने ही वाली है जस्ट तो हम उसके ऊपर कुछ प्लास्टिक वगैरह से उसको कवर कर दें, ताकि अगर लॉस हो भी
तो हमारा कम से कम लॉस हो। लेट्स से अगर हम 70% भी क्रॉप अपनी बचा पाते हैं तो 30% का ही लॉस हुआ ना, जहाँ पे 100% का लॉस हो सकता था। तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात कह रहे हैं कि इस थ्रेट को हम कैसे डील करें, इसके लिए भी हमें स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं। तो ये हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो गया, जिसका बेसिक काम होता है स्ट्रैटेजीज बनाना, एनवायरनमेंट को स्कैन करना, मैनेजर्स को बेस्ट डिसीजन लेने पर फोकस करवाना, और यहाँ पर इन सारी चारों चीज़ों को, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को कैसे हमें डील करना है, इसके लिए बेस्ट डिसीजंस, बंडल ऑफ डिसीजन जो हम कह रहे थे, बहुत सारे डिसीजन लेना पड़ते हैं, तो वो बंडल ऑफ डिसीजंस को लेना, फॉर्म करना और इम्प्लीमेंट करना, ताकि हमें बेटर और अच्छे रिजल्ट मिल सके। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं डायरेक्टली कि फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है। पहला है फॉर्मल मैनेजरियल एक्शन, यानी ये एक ऐसा मैनेजरियल एक्शन है जो हर मैनेजर्स को परफॉर्म करना होता है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मल है। आपने पढ़ा ही है पहले, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल वो एक्शंस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में सभी को करना पड़ते हैं, कंपलसरी होते हैं, और इनफॉर्मल वो होते हैं जो आपकी इच्छा पर होते हैं, ठीक है, उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, आप करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। तो फॉर्मल एक्शन वो हो गए जो कि कंपलसरी है, सभी ऑर्गेनाइजेशंस को ये परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि उनको कंपटीशन को फेस करना है। कैसे फेस करें, ये उनको डिसीजन लेना होता है। तो ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पीपल्स इस फंक्शन को कंपलसरीली परफॉर्म करते हैं। तो ये एक फॉर्मल मैनेजरियल एक्शन है, यानी हर मैनेजर का एक कंपलसरीली फॉर्मल एक्शन है जिसको उसको परफॉर्म करना ज़रूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। फर्स्ट फीचर हो गया। सेकेंड, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक मेथड। स्ट्रैटेजिकली जैसे हमने कहा, हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको हम कैसे अचीव कर लें, उसके लिए हम बहुत सारे अल्टरनेट्स निकालते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं और बेस्ट को चूज़ करते हैं। फिर उसको हम इसके लिए भी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं, सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उससे रिजल्ट गेन करते हैं। तो ये सारी सब चीज़ें कैसी होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड, यानी सब चीज़ों को हम सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करके और सिस्टमेटिक फॉर्म में सही तरीके से जमा करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को सेट करते हैं, वो मेथड है हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक मेथड है। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की एक प्रोसेस है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं। इससे हमें वो सारे फैक्टर्स पता चलते हैं जो कि हमारे बिजनेस पे असर डालेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल एंड लीगल फैक्टर्स। नेक्स्ट है डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स। जब हमें ये सारे फैक्टर्स पता चल जाते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है, स्वॉट, ठीक है, स्वॉट पता चल गया। स्वॉट के बेसिस पे हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमें करना क्या है। जब हमें ये पता चल जाता है करना क्या है, तो फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे करना है, यानी हम स्ट्रैटेजी को बनाते हैं। यानी यहाँ पर हमारा अगर व्हाट था तो यहाँ पर हम हाउ, कैसे करें, ये आंसर हमें मिल जाता है। अब हमने स्ट्रैटेजी बना ली, लेकिन जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको हम चलाते हैं, फॉलो करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी को। सो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने के बाद में एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद में हमें इवैल्यूएशन करना होता है और ये चेक करना होता है कि हमने जो कुछ फॉर्मुलेट करा था क्या उसके हिसाब से हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। देन रीफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लान, कंट्रोलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में या तो हमने गोल को अचीव कर लिया होता, या अगर नहीं करा तो जो डेविएशन आए हैं उसको हम कैसे सॉल्व आउट करें, ये हम यहाँ पर डिसीजन ले लेते हैं। तो हम अब क्या करते हैं, रीफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लान। या तो हमें अगर हमें लगता है कि स्ट्रैटेजी सही नहीं चल रही या हमें सही उससे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो हम दोबारा से इस स्ट्रैटेजी को रीफॉर्म करते हैं, दोबारा बनाते हैं। या फिर जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी जिससे हमें रिजल्ट मिल गए, हमने गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया, तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम फिर नए स्ट्रैटेजिक प्लान को बनाते हैं। सो रीफॉर्मेशन तो कंपलसरी है कि होगा, क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंटिन्यू प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ये एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक मेथड है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको चीज़ें पता होती हैं क्या करना है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक मेथड है। नेक्स्ट
कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट के कमिटमेंट्स को बताता है कि मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिए हैं वो बेस्ट हैं, ठीक है, और इनको इम्प्लीमेंट करा गया है, ये बेस्ट तरीका है, इससे अच्छा और बेटर तरीका कुछ नहीं हो सकता था, और अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हम अपने गोल्स को ज़रूर अचीव करेंगे। तो ये उनके वादे को, उनके भरोसे को, उनके कमिटमेंट को, ट्रस्ट को बिल्डअप करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैनेजमेंट के कमिटमेंट को शो करता है ये। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ प्लान्स, जो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो किसके बेसिस पे बनाते हैं? ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है यानी ऑब्जेक्टिव, डिपार्टमेंटल प्लान है और इंडिविजुअल प्लान है, इन सब चीज़ों के बेसिस पर ही हम अपनी स्ट्रेटेजी को बनाते हैं। सो इट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ प्लान। नेक्स्ट, फॉलो सिस्टम अप्रोच, ये सिस्टम अप्रोच को फॉलो करता है। सिस्टम अप्रोच मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ हम कर रहे हो पूरे सिस्टम पर लागू होगी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर इम्प्लीमेंट होगी। तो यहाँ पर भी हम ये कहेंगे कि हम जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो एक डिपार्टमेंट या कुछ लोगों के लिए नहीं बनाते, जो स्ट्रेटेजी होती है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर कंप्लीटली फॉलो करी जाती है, इम्प्लीमेंट करी जाती है। तो एक सिस्टम की तरह यहाँ पर डील किया जाता है। यहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, इंडिविजुअल गोल को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ही मेन और फोकस्ड यहाँ पर रहता है। उसी पर आपको फोकस रखना पड़ता है, उसी गोल को आपको बेसिकली अचीव करना होता है। सो हम कह सकते हैं कि एक सिस्टम अप्रोच है, क्योंकि एक स्ट्रेटजी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर एक जैसी ही इम्प्लीमेंट होती है। फ्यूचर ओरिएंटेड, जो हम स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करते हैं वो फ्यूचर रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, क्योंकि इससे हमें फ़ौरन या इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते। हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम लॉन्ग रन में अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ओके, सो ये हो गया हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। नेक्स्ट, डायनेमिक प्रोसेस, हमारी स्ट्रेटेजी डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस मतलब बदलती रहती है। एनवायरनमेंट को हम जानते हैं कि ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, ठीक है। एक स्ट्रेटेजी को आप बार बार इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते, और एक ही स्ट्रेटेजी को हर ऑर्गेनाइजेशन पे भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। इट शुड बी कीप ऑन चेंजिंग, ये हमेशा बदलती रहती है एज पर द रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो हम इसको कह सकते हैं इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। जैसे कि अगर हमारा इस साल का जो ऑब्जेक्टिव था वो प्रॉफिट अर्निंग था, तो नेक्स्ट ईयर जो है वो हमारा सेल्स को बढ़ाने के लिए हो सकता है, या हमारा नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए हो सकता है, नए बिजनेस में एंटर करने के लिए हो सकता है। तो हमारी स्ट्रेटजी किसी भी बेसिस पर हो सकती है, एक पुराने स्ट्रेटजी से काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। सो इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। नेक्स्ट, डन बाय टॉप लेवल, जो हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है वो टॉप मैनेजमेंट ही परफॉर्म करता है। मीन्स एंड बोथ, स्ट्रेटेजी मीन्स भी होती है और एंड भी होती है। मीन्स मतलब वो सोर्स जिससे हम शुरू करते हैं, एंड जहाँ पे रिजल्ट पे हम पहुँचते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब हम बनाते हैं स्ट्रेटेजी को, तो हमारा शुरुआत भी उसी गोल से, उसी ऑब्जेक्टिव से, मेथड से शुरू होता है कि हमें ये करना है और यहाँ से करना है, और हमारा एंड भी यही होता है कि इसको हमें अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करना है। तो हमारा मीन्स भी, शुरुआत भी हमारी यही है स्ट्रेटजी, और गोल जो हमारा होता है, लास्ट जो हमारा एंड होता है, रिजल्ट जो होता है, वो भी ये होता है कि हमने जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसके हिसाब से हमें रिजल्ट मिले या नहीं मिले। तो ये हमारा इनिशियल स्टेज भी है और हमारा फाइनल स्टेज भी है। तो इट इज़ अ मीन्स एंड एंड बोथ, दोनों है। डायरेक्शनल प्लानिंग, यहाँ पर जो कुछ हमने प्लान करा होता है उसको हम डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि हमारे जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पहले से ही प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं, क्लियर हैं, सबको पता है क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, हम क्या चाह रहे हैं, क्या गोल हमें अचीव करना है। सो ये पहले से ही हमारा प्री डिटरमाइंड गोल पर फोकस्ड होता है। सो डायरेक्शनल प्लानिंग है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये हमें पता है, क्योंकि हमें ये पता है कि हमें लास्ट गोल क्या अचीव करना है, हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना है। तो हम इसको कह सकते हैं कि एक डायरेक्शनल प्लानिंग है। इसमें हम एफर्ट, एनर्जी, टेक्निक्स, रिसोर्सेज सभी चीज़ों को पुट ऑन करते हैं ताकि हम उस गोल को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। सो इट इज़ अ डायरेक्शनल प्लानिंग। यहाँ पर हमारे फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंप्लीट हो गए।
नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फीचर से ही हमारी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कवर हो जाते हैं, फिर भी हम इसको पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक अपने बिजनेस को सर्वाइव रखना चाहते हैं तो क्या करिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंपल्सरीली फॉलो करना है आपको। सेकंड, इसकी वजह से आपका बिजनेस इफेक्टिव और स्मूथ फॉर्म में रन कर पाता है। थर्ड, आपके जब स्ट्रेटजी बनती है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है और लोगों को मोटिवेशन मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि उनको पता होता है उन्हें क्या गेन करना है, क्या अचीव करना है, और इसमें मैनेजमेंट कितना सीरियस है, मैनेजमेंट का रोल कितना क्लियर है। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कमिटमेंट साफ तौर पे यहाँ पे क्लियर होते हैं, और जब आप उनका गोल अचीव करने में हेल्प करते हैं तो आपको मोटिवेशन के काफ़ी सारे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी मिलते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट, टू कॉप अप विथ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं तभी हम इन बदलते हुए चेंजेस को फेस कर पाते हैं, कॉप अप कर पाते हैं। बेस्ट डिसीजन लेने में हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है, हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है फर्म की। ये एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन को बढ़ाता है। इसी की वजह से, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की वजह से हमारी स्पीड बहुत तेज़ हो पाती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। अगर हमें ये पता हो कि क्या करना है लेकिन ये नहीं पता हो कैसे करना है, यानी हमें ये तो पता है ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रैटेजी नहीं पता, तो हम उसके लिए मेथड सोचते रहते हैं काफ़ी टाइम तक। लेकिन स्ट्रैटेजीज़ प्री प्लान्ड होती हैं, पहले से टॉप लेवल डिसाइड करके रखता है कि क्या करना है, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। सो इट हेल्प्स इन स्पीडिंग अप द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज़ को जल्दी से और अच्छे तरीके से स्पीडली इम्प्लीमेंट करने में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है। बिल्ड एन एग्जीक्यूटिव टीम हु एक्ट एज अ रोल मॉडल। जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो टॉप लेवल का काम है, टॉप लेवल में एग्जीक्यूटिव टीम होती है जो एक रोल मॉडल की तरह पूरे डिपार्टमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है और वो इस गोल को, स्ट्रेटेजी को सही तरीके से गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए हेल्प करती है। सो ये फ़ायदा हो गया कि हमारी एक एग्जीक्यूटिव टीम है, प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड लोगों की टीम है जो रोल मॉडल की तरह काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने में ये हेल्प करती है, ये ऊपर हमने डिस्कस कर ही लिया। स्ट्रेस को डील करने में भी हेल्प करती है, स्ट्रेस ऑफ चेंज। जब भी हमें कुछ बदलाव चाहिए होता है, हमें चेंज इम्प्लीमेंट करना होता है, तो हमें बहुत सारे तरीके चूज़ करना पड़ते हैं। उन सारे तरीकों में से जो बेस्ट होता है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स होती है वो इस चेंज को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि किसी को भी कोई बदलाव पसंद नहीं होता। जब भी आप कोई चेंज इम्प्लीमेंट करेंगे लोग वहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर आते हैं, रेजिस्टेंस यानी रुकावट। क्यों? क्योंकि उनको नई चीज़ में, नए फेज़ में जाना पसंद नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, नई टेक्निक्स होती हैं, उनको पुराने मेथड से काम करना पसंद होता है। नई टेक्निक, नया तरीका बताएगा तो नए तरीक़ों को सीखने में, इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगते हैं, वो एफ़र्ट नहीं लगाना चाहते। कई लोगों को जॉब इनसिक्योरिटी होती है, जॉब इनसिक्योरिटी क्योंकि अगर वो इस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे तो उनकी जॉब चली जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं, रुकावटें पैदा करते हैं, उस चेंज को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। जबकि स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि आपके अंदर कुछ इनोवेटिव होना चाहिए। जब आप इनोवेटिव होंगे तभी आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर पाएंगे, कुछ कंपटीशन में आपके कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ पाएंगे। तो स्ट्रैटेजीज़ आपकी हेल्प करती हैं कि आप स्ट्रेस ऑफ चेंज को भी डील कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजीज़ में तरकीबें, तरीके वो निकाले जाते हैं जिससे कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। यहाँ पर स्ट्रेस ऑफ चेंज को डील करने के लिए भी स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं, तो स्ट्रैटेजीज़ बहुत हेल्पफुल है। इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। जब हम स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं तो उसमें हम ये भी चेक करते हैं इन स्ट्रैटेजीज़ को हमें अचीव करने के लिए ये सारे रिसोर्सेज अब जो चाहिए वो अवेलेबल हैं या नहीं है, क्योंकि स्ट्रैटेजीज़ काफ़ी प्रैक्टिकल होती हैं, उसमें से थियोरेटिकल नहीं सोचा जाता या लॉजिकल नहीं सोचा जाता। हम यहाँ पर उसकी एसेस भी देखते हैं, यानी वो चीज़ें जो हमें चाहिए वो मौजूद होंगी नहीं होंगी हम जब इनको इम्प्लीमेंट करेंगे।
तो ये हमारे सारे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को भी इंश्योर करते हुए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, इम्पॉर्टेंसेस हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। इसी वजह से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इम्प्लीमेंट किया जाता है और कंपलसरीली इम्प्लीमेंट किया जाता है, ताकि हमें बहुत सारे इसके बेनिफिट्स मिल सकें, अपने ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में सर्वाइव रखने के लिए हम हेल्पफुल हो सकें। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर द वीडियो।